आजकल हर दूसरा पेशेंट एक ही क्वेश्चन पूछता है, डॉक्टर मेरे बाल जा रहे हैं, क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ? और हर एक से मैं बस एक चीज़ बोलती हूँ कि सांस लो, शांति से बैठो, हेयर ट्रांसप्लांट ये लास्ट स्टेप होता है। हाय, आई एम डॉक्टर पल्लवी और मैं आज आपको स्टेप वाइज सब बताऊंगी कि हेयर लॉस को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात आता है आपका कंसल्टेशन। गूगल बंद, रील्स बंद। बस एक अच्छे बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन लीजिए, जिस कंसल्टेशन में हम सबसे पहले देखेंगे आपकी फैमिली हिस्ट्री, एज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोनर एरिया, उसके बाद स्कैल्प की कंडीशन, अदर रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस, जिसके बेसिस पे हम आपके हेयर लॉस का कॉज डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बिना कॉज जाने अगर हम ट्रीटमेंट्स चालू करें, इसका मतलब ऐसे है कि फीवर का कोई कॉज पता ही नहीं और सिर्फ रोज पैरासिटामोल पे पैरासिटामोल खाए जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉजेज हेयर फॉल के लिए क्या हो सकता है। सबसे कॉमन कॉज है जेनेटिक्स, उसके बाद आता है स्ट्रेस जैसे कि क्रैश डाइटिंग या किसी क्रॉनिक इलनेस से, फिर आता है हार्मोनल इश्यूज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और अगर कॉज फिक्स नहीं हुआ तो कोई भी ट्रीटमेंट टेम्पररी फिक्स ही देगा। अब आपका कंसल्टेशन हो गया, आपको हेयर फॉल का कॉज पता चल गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है मेडिकल थेरेपी। मेडिकल थेरेपी के गोल्स ये है, हेयर फॉल को स्लो करना, आपके एग्जिस्टिंग हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाना, फ्यूचर हेयर लॉस को प्रिवेंट करना। अर्ली स्टेजेस ऑफ हेयर फॉल में मेडिकल थेरेपी से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल वापस आता है। और एक बात आपको बता दूं, हेयर ट्रांसप्लांट भी तभी सक्सेसफुल होता है जब मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल थेरेपी एक साथ चले। इसके बाद बारी आती है उन थेरेपीज की जिसे हम सपोर्टिव थेरेपीज कहते हैं, जैसे कि जीएफसी, पीआरपी या फिर स्कैल्प स्टिमुलेटिंग थेरेपीज जैसे कि रेड लाइट थेरेपी। और ये थेरेपीज सपोर्टिव थेरेपीज इसीलिए है क्योंकि ये तब काम में आते हैं जब आपकी हेयर थिनिंग हो रही है, इनिशियल स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस है, या ट्रांसप्लांट के बाद सपोर्ट की तरह। चलो अब इसका भी कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि पीआरपी, जीएफसी और रेड लाइट थेरेपी कब यूज किया जाना चाहिए और किसके लिए इसके रिजल्ट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले आता है पीआरपी। पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम आप ही का ब्लड लेके सेंट्रीफ्यूज करके उससे ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के आपके स्कैल्प में उसको इंजेक्ट करेंगे। इससे आपके न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होगी, पर जो एक्चुअली एग्जिस्टिंग हेयर है उनको स्ट्रेंथ मिलेगी और आपका हेयर फॉल भी स्लो होगा। पीआरपी के बारे में एक और चीज याद रखिए कि इसके रिजल्ट सिर्फ कंसिस्टेंसी और पेशेंस से आते हैं। एक सेशन में हम मिरेकल रिजल्ट्स बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और रिजल्ट्स आएंगे बट सटल होंगे, इसीलिए फोटोग्राफिक एविडेंस मेंटेन करना इज ऑलवेज रेकमेंडेड। फिर आती है बात जीएफसी की, विच इज कॉल्ड अ ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। ये भी पीआरपी जैसी ही एक थेरेपी है जो अब आपके हेयर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है, पर हेयर ट्रांसप्लांट को रिप्लेस नहीं कर सकती। और जहाँ तक रेड लाइट थेरेपी की बात की जाए तो कुछ मेडिकल स्टडीज में ये बताया गया है कि रेड लाइट थेरेपी कैन हेल्प सपोर्ट द सेल साइकिल ऑफ हेयर फॉलिकुलर सेल्स एंड ऑल्सो इट कैन इम्प्रूव द स्कैल्प सर्कुलेशन। बट ये तभी काम करेगा जब आपका हेयर थिनिंग बहुत ही माइल्ड हो या एज अ सपोर्टिव थेरेपी टू अदर थेरेपीज लाइक मेडिकल एंड सर्जिकल। अगर आपके हेयर लॉस का कॉज आइडेंटिफाइड हो, उस हिसाब से आपकी मेडिकल थेरेपी चल रही हो, सप्लीमेंटेशंस चल रहे हो, लाइफ में स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, अच्छे से स्लीप ले रहे हो, तब जाके ये थेरेपीज आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकती है। बट सिर्फ इन थेरेपीज पे टोटली हेयर लॉस को क्योर करने के लिए रिलाई करना इज नॉट अ वेरी स्मार्ट ऑप्शन। चलिए अब हम बात करते हैं कि कब हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए एक सही ऑप्शन है। आप एक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट तभी माने जाओगे जब आपका हेयर लॉस स्टेबल है, आपका डोनर एरिया एडिक्वेट है एंड ऑफ कोर्स आपके एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक है। और एक चीज़ जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कहीं भी नए बाल नहीं आएंगे। हम पीछे से जो परमानेंट बाल होते हैं उन्हीं को सामने प्लेस करेंगे ताकि आपकी हेयर की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा लगे। तो इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आपका जो डोनर एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है और इसे हमें बहुत रिस्पेक्टफुली यूज़ करना है। चलिए अब बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के थोड़े से टेक्निकलिटीज़ के बारे में। एक बार ये डिसाइड हो गया कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हो,
तो आपके डोनर एरिया से ग्राफ्ट्स निकाले जाएंगे उसको रिसिपिएंट एरिया में लगाने के लिए। उससे भी पहले आपकी एक नेचुरल हेयरलाइन डिफाइन की जाएगी आपके एज और आपके जेंडर के हिसाब से। एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट वही है जो बिल्कुल अननेचुरल ना लगे, जिसके लिए आपके नेचुरल हेयर ग्रोथ के एंगल के हिसाब से ही उसी एंगल में हम ग्राफ्ट्स को ट्रांसप्लांट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस तो उसी दिन कंप्लीट हो जाती है और आप घर जा सकते हो, लेकिन उसकी पोस्ट ऑप ट्रीटमेंट्स और केयर आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है उस प्रोसीजर के सक्सेस होने के लिए। ट्रांसप्लांट के बाद इनिशियल 10 से 14 दिन आपके स्कैल्प के लिए बहुत डेलिकेट होते हैं। नो रबिंग, नो एग्रेसिव स्क्रैचिंग एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। एंड ग्राफ्ट्स को एंकर होने के लिए इस टाइम पे स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हर पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट यूनिक है, इसीलिए पर्सनलाइज एडवाइस आपको फॉलो करना है, गूगल या रील्स नहीं। एक गलत स्टेप आपका ग्राफ्ट लॉस करवा सकता है, इसीलिए प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों बाद आपका शेडिंग फेज चालू होता है। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। इसमें ट्रांसप्लांट किए हुए बाल गिरते हैं, लेकिन आपके बालों के रूट सेफ रहते हैं, जिससे रीग्रोथ स्टार्ट होती है 3 से 4 महीनों के बाद। आप सपोर्टिव हेयर ट्रीटमेंट्स और मेडिकल थेरेपी ट्रांसप्लांट के बाद भी कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट ये मेंटेनेंस फ्री प्रोसीजर नहीं है। तो सही टाइम, सही ट्रीटमेंट और सही गाइडेंस से आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस 100% वापस आ सकता है। हेयर रिस्टोरेशन का गोल जितना टेक्निकल है उतना ही इमोशनल भी, सो दैट यू कैन फील लाइक योर सेल्फ अगेन। लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर सर्जन एंड ऑलवेज बी पेशेंट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।